हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनको न्यूक्लिक एसिड्स क्यों कहते हैं। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक तो ये कहाँ पर मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं और इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर होती है। क्योंकि इनकी नेचर एसिडिक है और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यदि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो तो होता है डीएनए और दूसरा जो होता है वो क्या है, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है ये मुख्यतः न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मैंने ये नहीं कहा है कि केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। डीएनए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है, डीएनए जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है। ओके, तो डीएनए मुख्यतः यदि हम बात करें तो किसके अंदर मिलता है, प्राइमरली ये किस में मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और आरएनए जो है वो मुख्यतः किस में मिलता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका की नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। एक साइंटिस्ट था जिसका की नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। उसने सबसे पहले डीएनए को क्या किया, आइसोलेट किया, डीएनए को पृथक किया, लेकिन इसे न्यूक्लिन कहा। इसे क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिन की खोज किससे हुई थी, न्यूक्लिन की खोज फ्रेडरिक मिश्चर ने पस सेल्स से की। पस सेल्स यानी कि मवाद कोशिकाओं से, पस सेल्स से की। ओके, तो वास्तव में जो फ्रेडरिक मिश्चर ने जिस चीज को आइसोलेट किया था वो न्यूक्लिन कहा उसको, लेकिन एक्चुअल में जो न्यूक्लिन था वो बेसिकली क्या था, डीएनए। वो बेसिकली क्या था, डीएनए था। ओके, और न्यूक्लिन की जो खोज हुई थी वो किससे की गई थी, पस सेल से की गई थी। ओके, तो फ्रेडरिक मिश्चर ने तो सबसे पहले इसको क्या किया, आइसोलेट किया। लेकिन याद रखना, ये जो नाम न्यूक्लिक एसिड है, नाम जो न्यूक्लिक एसिड है, वो नाम न्यूक्लिक एसिड देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, ऑल्टमैन था। ही वाज ऑल्टमैन। तो ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने नाम क्या दिया, न्यूक्लिक एसिड दिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो किसके बहुलक हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। बहुलक का मतलब क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में विशेष बंधों के द्वारा जुड़ते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो किसके पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या है, पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। अब यदि मैं बात करूं पर्टिकुलरली, यदि मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के अंदर किस तरीके से बना हुआ है, डीएनए किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है वो देखें। मान लीजिए कि डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। यदि मैं इस डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करूं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब है यदि मैं इसका आंशिक अपघटन करूं, ओके, आंशिक अपघटन करूंगा मैं, तो आंशिक अपघटन करने से मुझे क्या प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के आंशिक अपघटन से न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त होते हैं। और यदि मैं न्यूक्लियोटाइड्स का और अधिक क्या कर दूं, मैं यदि हाइड्रोलाइसिस कर दूं और ज्यादा मैं क्या कर दूं, इनका अपघटन कर दूं, तो मुझे दो चीजें प्राप्त होगी। पहली जो चीज है वो तो मिलेगी मुझे न्यूक्लियोसाइड, और दूसरी जो चीज है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। राइट, न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोलाइसिस अपघटन होने से मुझे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होंगे। फॉस्फोरिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, H3PO4। और न्यूक्लियोसाइड यदि इसका अपघटन होगा, यदि न्यूक्लियोसाइड का अपघटन होगा तो दो चीजें बनेगी। कौन कौन सी दो चीजें बनेगी, देखिए न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तो क्या बनेगा, दैट इज नॉन एज व्हाट, नाइट्रोजन बेसिस।
नाइट्रोजन बेसिस समझते हैं, नाइट्रोजन क्षार, और दूसरी जो है वो क्या चीज होगी, शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड का जब अपघटन होता है तो दो चीजें बनती है, नाइट्रोजन बेसिस यानी कि नाइट्रोजन क्षार, और दूसरी जो चीज होगी वो क्या होगी, शुगर यानी कि शर्करा, राइट। और ये जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे, ये नाइट्रोजन बेसिस दो प्रकार के होंगे, ओके। पहला जो है वो तो कौन सा है, पिरिमिडीन, ये जो है वो तो कौन सा है, पिरिमिडीन, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, प्यूरिन। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पिरिमिडीन और कौन होता है, प्यूरिन क्षार। ये जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पिरिमिडीन्स दो होते हैं, साइटोसिन, डीएनए की बात चल रही है, तो एक तो होता है साइटोसिन, राइट, साइटोसिन, और दूसरा जो होता है वो क्या चीज होती है, थाइमीन। थाइमीन और साइटोसिन ये तो दोनों क्या है, पिरिमिडीन्स है। और प्यूरिन्स कौन से हैं, तो एक तो होता है एडिनिन, और दूसरा जो है वो कौन सा है, ग्वानिन। तो एडिनिन और ग्वानिन ये दोनों क्या है, पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स के कौन कौन से, पिरिमिडीन्स कौन कौन से, साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, थाइमीन को किससे डिनोट करते हैं, टी से। ये दोनों तो क्या हो गए, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार। और प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं, तो एक तो है एडिनिन, और दूसरा जो है वो क्या चीज है, ग्वानिन। और यदि मैं शुगर की बात करूं तो शुगर जो है वो कौन सी है, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी है, डीऑक्सी ओके। तो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, मैंने इस वीडियो के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए के पार्ट को समझाने की कोशिश की है। पार्ट 1 के अंदर आपको डीएनए का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और पार्ट 2 के अंदर आप आगे का भाग भी डीएनए का देख पाएंगे। तो शुगर जो है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है डीएनए के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, और ये कैसी है, 5 कार्बन शुगर है। 5 कार्बन शुगर का मतलब क्या है कि ये कैसी शुगर है, पेंटोस शुगर है, ओके। दिस इज व्हाट, पेंटोस शुगर। तो डीएनए का जब आंशिक अपघटन होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का अपघटन होता है तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड का अपघटन होता है तो नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा बनती है। शर्करा जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जो कि एक पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन युक्त शर्करा है। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। पिरिमिडीन जो होते हैं वो कौन कौन से, साइटोसिन और थाइमीन, और प्यूरिन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। अब आ जाते हैं, क्योंकि हम बात डीएनए की कर रहे हैं, और डीएनए जो है वो किसका पॉलीमर है, तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, पॉलीमर है, राइट। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो ये बात तो तय हो गई कि डीएनए जो है वो पॉलीमर है। डीएनए क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। आपने देखा होगा जब भी हम डीएनए को शो करते हैं तो हम इस तरीके से दो श्रृंखलाएं बनाते हैं डीएनए की, दो हेलिकली कॉइल्ड, है ना, दैट इज नॉन एज हेलिकली कॉइल्ड, यानी कि हेलिकली कुंडलित दो जो है वो अपने चेन्स बनाते हैं। तो ये जो दोनों चेन्स है वो बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये क्या चीज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो डीएनए किसका मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो अब सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, क्योंकि डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहला तो है नाइट्रोजन क्षारक, यानी कि नाइट्रोजन बेस, प्लस दूसरा क्या है, शुगर यानी कि शर्करा, और तीसरी जो चीज है वो क्या है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट किस रूप में प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में प्रेजेंट है। और फॉस्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4। ये तीनों चीजें मिलकर और क्या बना रही है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड बना रही है। नाइट्रोजन क्षारक प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन क्षारक के बारे में पढ़ते हैं, कि नाइट्रोजन क्षारक जो है वो कितने प्रकार के हैं, और इन दोनों के बीच में आपको विभेद भी मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है नाइट्रोजन क्षारक वो कौन सा है, पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन। और दूसरा जो है वो कौन सा है, प्यूरिन है। दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन। सबसे पहले पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन के अंदर कौन कौन शामिल है, एक तो साइटोसिन शामिल है, और दूसरा क्या शामिल है, थाइमीन।
और प्यूरीन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो आएगा एडिनिन और दूसरा जो आएगा वो कौन आएगा? ग्वेनिन। एडिनिन और ग्वेनिन, जी ए और यहां पर टी और सी, राइट। अब यदि हम इनके संरचना की बात करें तो पिरिमिडीन की संरचना कैसी होती है? देखिए आपके सामने मैं एक संरचना बना रहा हूं पिरिमिडीन की, कि पिरिमिडीन की संरचना किस प्रकार से होती है वो देखिएगा। यहां पर कार्बन है, राइट। पिरिमिडीन की संरचना कैसी है वो देखिएगा, राइट। यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर जो है वो वापस से कार्बन है। अब मैं इनकी नंबरिंग करता हूं, इनकी नंबरिंग करूंगा मैं, तो यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 और 6। हम पढ़ क्या रहे हैं? नाइट्रोजन क्षारक। तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर क्लियर कट देख सकते हैं कि आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहे हैं। ये वाली जो रिंग आपके सामने बनी हुई है इसको हम बोलते हैं पिरिमिडीन रिंग। इसको क्या बोलते हैं? पिरिमिडीन रिंग। और पिरिमिडीन रिंग की विशेषता है कि इसके अंदर 2 तो होते हैं नाइट्रोजन और 4 होते हैं कार्बन। 2 होते हैं नाइट्रोजन और 4 होते हैं कार्बन। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर ये जो है पिरिमिडीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और फर्स्ट व थर्ड पोजीशन, फर्स्ट व थर्ड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन उपस्थित, जिससे यह प्रूव होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन क्षारक पढ़ रहे हैं। ओके। और यदि हम प्यूरीन की बात करें तो प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कैसा होता है? डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। डबल रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक तो बिल्कुल पिरिमिडीन रिंग ही होती है, एक तो क्या होती है? पिरिमिडीन रिंग। ये आप देख सकते हो, एक तो बिल्कुल कैसी है? पिरिमिडीन रिंग जो भी आपने पढ़ा। ये कार्बन यहां पर है, ये कार्बन है, यहां पर क्या है? नाइट्रोजन। ओके। यहां पर वापस से कार्बन है, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर वापस से क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन। ओके। और एक रिंग इससे और जुड़ी हुई है लाइक दिस टाइप। ये रिंग जुड़ी हुई है इस तरीके से और इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? इमेडाजोल रिंग। तो यहां पर ये क्या चीज है? देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर वापस से नाइट्रोजन है और यहां पर जो है वो क्या चीज है? कार्बन है, राइट। अब देखिएगा कैसे नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके। ये यहां पर स्ट्रक्चर बना रखा है। ये वाली जो रिंग आप देख रहे हो, ये वाली रिंग यहां पर कैसी है? पिरिमिडीन जैसी है। तो यहां पर इसको क्या लिख दिया मैंने? पिरिमिडीन रिंग। और ये वाली जो रिंग है इसको हम बोलते हैं इमाडाजोल रिंग। तो यहां पर आपको 2 रिंग देखने को मिल रही है, एक पिरिमिडीन रिंग और एक इमाडाजोल रिंग। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाइट्रोजन कहां कहां पर प्रेजेंट है? तो नाइट्रोजन प्रेजेंट एट आप देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th एंड 9th पोजीशन। बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन और 9th पोजीशन। पहली, तीसरी, 7वीं और 9वीं पोजीशन के ऊपर प्यूरीन के अंदर क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इससे प्रूव होता है कि हम नाइट्रोजन क्षारक पढ़ रहे हैं। और यदि हम पिरिमिडीन की बात करें तो पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो था वो न्यूक्लियोटाइड का पहला भाग, दैट इज नॉन एज व्हाट? नाइट्रोजन क्षारक। कि ये कौन कौन से होते हैं? पिरिमिडीन और कौन से होते हैं? प्यूरीन होते हैं। अच्छा याद रहे, यहां पर एक चीज लिख देता हूं कि आरएनए जो होता है, आरएनए, ये तो बात चल रही है किसके? डीएनए की। आरएनए के अंदर दैट इज टी इज रिप्लेस्ड बाय यू। कहने का मतलब है यू का मतलब होता है यूरेसिल, राइट। आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, आरएनए के अंदर कभी भी थाइमिन नहीं होता है, उसके स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। बाकी सब इसके जैसा ही है। ओके। सो न्यूक्लियोटाइड का पहला भाग हमने पढ़ा और उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। अब नाइट्रोजन क्षारक के बाद में हम क्योंकि डीएनए पढ़ रहे हैं तो दूसरी चीज आते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में दूसरी चीज आ रही है और वो कौन सी है? शुगर है। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर।
और डीऑक्सीराइबोज शुगर हमेशा कैसी होती है, 5 कार्बन वाली होती है, यानी कि कैसी होती है, पेंटोज शुगर होती है। इसका डायग्राम आप देखेंगे तो पेंटोज शुगर का मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो देखिएगा कि पेंटोज शुगर किस तरीके की होती है। ये एक पेंटोज शुगर मैंने बनाई, यहां पर देखिए कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पर क्या है, CH2OH H H OH H H, यहां पर OH H, राइट। ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखा है किसका, डीऑक्सीराइबोज शुगर का। नंबरिंग करते हैं यहां पर, देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये कौन सा है, 5वां कार्बन। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाली जो शुगर का जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का क्या है, स्ट्रक्चर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी है, पेंटोज शुगर होती है, उसके अंदर कुल मिलाकर कितने कार्बन होते हैं, डेट इज 5 कार्बन होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का तीसरा भाग, न्यूक्लियोटाइड का तीसरा भाग, न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा भाग है वो क्या चीज है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या है, H3PO4, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड का जो इंपेरिकल फार्मूला है वो क्या है, H3PO4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यदि बनाए तो कैसा होगा, POH OH, यहां पर OH डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, दिस इज व्हाट, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो बहुत सारी मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 रचनाओं से मिलकर बना है, जिसका नाम है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा प्लस फॉस्फोरिक एसिड। आपने तीनों की संरचनाएं आपने यहां पर देखी है। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक और शुगर और फॉस्फेट, क्या ये आपस में कनेक्टेड है? तो हाँ, डेफिनेटली ये क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार, प्लस क्या है, शुगर शर्करा, प्लस क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी कि क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन बेस और शुगर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। और शर्करा और फॉस्फेट, शर्करा और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, शर्करा और फॉस्फेट्स के बीच में जो बॉन्ड यहां पर देखने को मिलता है वो डीएनए के अंदर कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आप देखोगे एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, पड़ोस पड़ोस के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, अब किस तरीके से देखिएगा नाइट्रोजन बेस शर्करा से कैसे जुड़ा रहता है, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक नोट डाल देता हूं मैं कि नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन, राइट, फर्स्ट प्रथम कार्बन से जुड़ता है। आर यू गेटिंग? नाइट्रोजन क्षारक हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। लेकिन अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि नाइट्रोजन क्षारक तो 2 प्रकार के, प्यूरिन भी और पिरिमिडिन भी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि पिरिमिडिन क्षारक जो कि एक प्रकार का नाइट्रोजन क्षारक है, पिरिमिडिन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी थर्ड पोजीशन द्वारा जुड़ता है। ओके, अपनी थर्ड पोजीशन के द्वारा जुड़ता है। और प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से अपनी 9th पोजीशन द्वारा जुड़ता है, 9th पोजीशन द्वारा जुड़ता है, राइट। और जैसे ही नाइट्रोजन क्षारक शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ जाता है तो शर्करा और नाइट्रोजन बेस के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, और वो बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, वो बॉन्ड कौन सा है,
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और फिर सवाल उठता है कि ये जो शर्करा और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, तो हमेशा याद रखें फॉस्फेट जो होता है, राइट, फॉस्फेट जो होता है वो शर्करा के, फॉस्फेट जो होता है वो हमेशा शर्करा के 5th कार्बन से जुड़ता है। 5th कार्बन से क्या होता है? जुड़ता है। ओके, फॉस्फेट शर्करा के 5th कार्बन से क्या होता है? जुड़ता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किससे बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होगा वो कैसे बनेगा? तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमेशा एक चीज याद रखिए कि एक फॉस्फेट और 2 शर्कराओं के बीच में बनता है। एक फॉस्फेट और 2 शर्कराओं के बीच में बनेगा। तो फॉस्फेट जो है वो एक शुगर के तो 5th कार्बन से और दूसरी शुगर के किससे? 3rd कार्बन से क्या होगा? जुड़ेगा। याद रखना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है कि एक फॉस्फेट और 2 शुगर के बीच में बन रहा है। तो फॉस्फेट जो है वो एक शर्करा के, तो क्योंकि फॉस्फेट बीच में और ऊपर और नीचे शर्करा है, राइट, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो फॉस्फेट एक शर्करा के तो 5th कार्बन से और दूसरी शर्करा के 3rd कार्बन से जुड़ता है, तो क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बाकी ये नॉर्मली देखेंगे तो फॉस्फेट शर्करा के किससे जुड़ता है? 5th कार्बन से जुड़ता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड इज नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट। अब आ जाते हैं कि हम प्रैक्टिकली एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा जरा देखें। तो यहां पर मान लीजिए मैं लिखता हूं, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, मैंने नाइट्रोजन बेस, मैंने यहां पर लिखा नाइट्रोजन बेस, ओके, प्लस मैंने यहां पर लिखी शुगर। आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मिलकर और क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट जुड़ जाता है H3PO4, यानी कि फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? टाइड, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब कैसे? मान लो कि एक नाइट्रोजन बेस है एडिनिन, राइट, और शुगर कौन सी होगी? डीऑक्सीराइबोस। ओके, तो जो बनेगा, जो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा वो क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ओके, एडिनाइन प्लस डीऑक्सीराइबोस इज इक्वल टू क्या? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसके साथ में यदि फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या बन गया? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से आप देखो एडिनिन के बाद में मान लीजिए कि मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं ग्वेनिन, मान लीजिए ग्वेनिन लेता हूं, तो ग्वेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर इज इक्वल टू क्या होता है? डीऑक्सीग्वेनोसिन प्लस इसके साथ में यदि फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? तो डीऑक्सीग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि मोनोफॉस्फेट क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से तीसरा देखो, दैट इज नॉन एज साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर, तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडीन प्लस यदि फॉस्फेट जुड़ गया तो अब क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि एक लिया थाइमीन, ये थाइमीन क्या है? नाइट्रोजन बेस है, प्लस डीऑक्सीराइबोस क्या हो गई? शुगर हो गई। तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीथाइमिडीन प्लस क्या है? फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा? अब फॉस्फेट के जुड़ते न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर? तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। ओके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू क्या? न्यूक्लियोसाइड, राइट, न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो ये सब क्या हो गए? नाइट्रोजन बेस हो गए। ये सब क्या है?
नाइट्रोजन बेस, ये क्या है शुगर, ये क्या बन गया न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है फॉस्फेट, ये क्या बन गए न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड्स का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है किसका न्यूक्लियोटाइड्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये मैंने जो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है वो डीएनए का दिया है। ये स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 है डीएनए का। आपको लगातार वीडियोस के अंदर आपको इसके और भी भाग देखने को मिलेंगे जिसमें कि हम पूरे डीएनए को कवर करेंगे और साथ के साथ जो है वो हम आरएनए को भी कवर करेंगे और फिर पूरे टॉपिक कंप्लीट होगा कौन सा न्यूक्लिक एसिड। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। फिर मिलेंगे।